हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? ठीक ही होंगे। आज हम बिहार स्पेशल के एक और महत्वपूर्ण क्लास लेके आप लोगों के बीच आए हैं। ये बिहार के इस वीडियो में बिहार के जो भौगोलिक दशा है, भौगोलिक क्षेत्र है, उनके विषय में जानकारी दी जाएगी आप लोगों को। अगर सीधे शब्द में कहा जाए तो आज जो हम जानेंगे बिहार के भौगोलिक क्षेत्र या नहीं तो बिहार के भूगोल के बारे में जानते हैं। चलिए हम बिना टाइम गवाए हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं पहला पॉइंट क्या है। पहला पॉइंट है कि भारत के उत्तर पूर्वी भाग में मध्य और निम्न गंगा बेसिन में अवस्थित है। तो बिहार जो है, ये बिहार, ये भारत के उत्तर पूर्वी भाग और मध्य गंगा बेसिन में क्या है, ये अवस्थित है। बिहार भारत के उत्तर पूर्वी भाग में और गंगा के मध्य क्षेत्र में, मध्य बेसिन में अवस्थित है। बिहार जो है कर्क रेखा के उत्तर में अवस्थित है। ठीक है, आप लोग कर्क रेखा जानते होंगे। अगर नहीं जानते हैं तो हम सिर्फ एक स्पेशल वीडियो कर्क रेखा के लिए बनाएंगे और हम उनमें भारत के जो चाहे देशांतर हो, कर्क हो या फिर उनकी भौगोलिक दशा जो भी हो, हम उसका एक वीडियो आप लोगों को अलग से बनाएंगे। उसके बाद है बिहार संपूर्ण भारत के क्षेत्रफल का कितना है? 2.86%। आप लोग जानते हैं बिहार का जो क्षेत्रफल है वो है 94,163 किलोमीटर स्क्वायर, इतना है। और ये जो है संपूर्ण भारत का जो है 2.86% के बराबर है। ठीक है। उसके बाद है समुद्र तल से बिहार की ऊंचाई कितनी है? समुद्र तल से 173 फुट या कह सकते हैं 53 मीटर। 173 फुट या इनको कह सकते हैं 53 मीटर कह सकते हैं इसको। आगे है बिहार की भूगर्भिक संरचना। ये किस काल तक की है? किस काल की जो बिहार की जो धरती है, भूगर्भिक संरचना है, इसको किस काल का माना जाता है? ठीक है ना। तो ये है प्री कैम्ब्रियन काल। कौन सा है? प्री कैम्ब्रियन काल, जो कि चतुर्थ कल्प में आता है। ठीक है, 4 कल्प हैं। 4 कल्प में जो ये चतुर्थ कल्प है, इसमें इस चतुर्थ कल्प के प्री कैम्ब्रियन काल में जो है सो बिहार की जो चट्टानें हैं या फिर जो भी धरती है बिहार की, उनकी भौगोलिक संरचना का अनुमान लगाया जा रहा है। आगे है धारवाड़ के चट्टान का निर्माण प्री कैम्ब्रियन काल में हुआ है। धारवाड़ की चट्टान, तो धारवाड़ की जो चट्टान है वो किस काल में, उसका निर्माण किस काल में हुआ है? प्री कैम्ब्रियन काल में। आगे है धारवाड़ की चट्टान का क्षेत्र विस्तार मुंगेर, जमुई, नवादा, राजगीर, बोधगया, इन सब क्षेत्रों में है। जो बिहार में जो प्री कैम्ब्रियन काल में जो निर्माण हुआ है धारवाड़ की चट्टान, इस धारवाड़ चट्टान का जो अपना बिहार में जमुई, मुंगेर, नवादा, राजगीर और बोधगया जैसे क्षेत्रों में धारवाड़ की चट्टानें हैं। तो आप लोग इसको समझ गए होंगे। अब हम आगे देखते हैं। तब तक आप लोग इसको लिख लीजिए। 2 सेकंड 5 सेकंड का टाइम देते हैं हम आपको, लिख लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब उसके आगे हम लोग देखते हैं। आगे है कि बिहार भूगर्भिक संरचना की दृष्टि से बिहार का जो धरातलीय चट्टान है, ठीक है, बिहार में जो चट्टान है उसको 4 भागों में बांट दिया गया है। ठीक है, भूगर्भिक संरचना के आधार पे, जिसमें कितने हैं? 4 हैं। एक है धारवाड़ की चट्टान, दूसरा है विंध्य चट्टान, तीसरा टर्शियरी चट्टान और चौथा क्वार्टरनरी चट्टान। आप लोग इसको फिर से ध्यान से सुनिए ताकि सुन के याद हो जाए। भूगर्भिक संरचना की दृष्टि से बिहार का जो धरातलीय चट्टान है उसको 4 भागों में बांट दिया गया है। पहला है धारवाड़ की चट्टान, विंध्य चट्टान, टर्शियरी चट्टान और क्वार्टरनरी चट्टान। ठीक है। उसके बाद है बिहार के जो सोमेश्वर श्रेणी है और शिवालिक श्रेणी है। ठीक है, ये दोनों पर्वत श्रेणी है। बिहार की सोमेश्वर श्रेणी और शिवालिक श्रेणी दोनों पहाड़ हैं। हम बार बार कह रहे हैं, दोनों पहाड़ की श्रेणी है। इसका निर्माण जो है एक ही काल में हुआ है। उस काल का नाम है प्लीस्टोसीन काल। ठीक है, तो बिहार का 2 पहाड़ श्रेणी है, जो एक है सोमेश्वर की श्रेणी या फिर चट्टान की श्रेणी कह लेंगे और दूसरी शिवालिक की श्रेणी। इन दोनों का निर्माण एक ही काल में हुआ है। वो कौन से काल में? प्लीस्टोसीन काल में। ठीक है, अब हम लोग आगे देखते हैं।
उसके आगे हम लिख के रख चुके हैं, देखते हैं क्या क्या पॉइंट बनता है आगे। आगे है जो शिवालिक पहाड़ी के बारे में बताए हैं। शिवालिक श्रेणी का विस्तार बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले के उत्तरी भाग में है। ठीक है, प्रश्न इस तरह से बन सकता है यहाँ पे, जो शिवालिक पहाड़ी है उसका विस्तार जो है बिहार के किस ज़िले में है, और किस ज़िले में के साथ साथ ये भी पूछा जा सकता है कि जो पश्चिमी चंपारण है उसके किस भाग में है। तो आप लोग इसको भी साथ में याद रखेंगे। अगला है सोमेश्वर श्रेणी का विस्तार। सोमेश्वर श्रेणी का विस्तार पश्चिमी चंपारण जिले में है, ये भी पश्चिमी चंपारण है। तो दो यहाँ पे देखते हैं, शिवालिक और सोमेश्वर, ये दोनों श्रेणी दोनों जो पर्वत श्रेणी है इसका विस्तार पश्चिमी चंपारण जिले में ही है। ठीक है, इसका पश्चिमी चंपारण के उत्तरी भाग में है, और ये जो सोमेश्वर श्रेणी है ये पश्चिमी चंपारण जिले में है, जो बिहार के लगभग जितने भी पर्वत श्रेणी है सबसे सर्वोच्च यानी कि सबसे ऊंचाई पर है, और इसकी ऊंचाई लगभग 774 मीटर है। आगे है बिहार के कुल क्षेत्र। अच्छा, बिहार का जो क्षेत्रफल है 94,163, इसमें से 90,650 वर्ग किलोमीटर में बिहार का मैदानी भाग है। क्योंकि बिहार में जो पहाड़ी इलाका है वो बहुत कम है, पठारी इलाका भी लगभग नहीं ही है ना। तो थोड़े मोड़े अगर पहाड़ी को हटा दिया जाए तो लगभग पहाड़ी इलाका जो बच जाता है 4,000 किलोमीटर का बच जाता है। बाकी 90,650 यानी कि 90,500 के आसपास बिहार में मैदानी इलाका है, जो कि जितना बिहार का क्षेत्रफल है जैसे 94,163 किलोमीटर स्क्वायर, उसका 96% जो है बिहार में मैदानी भाग ही है। ठीक है, बाकी जो 4,500 बचता है, 4,000 जो बचता है वो बिहार में जो पर्वतीय भाग है। आगे है इस मैदानी भाग का निर्माण, जो ये आप देख रहे हैं 90,650, इसका निर्माण जो हुआ है किससे हुआ है? गंगा तथा उसकी सहायक नदी के निक्षेप से हुई है। ठीक है, इस मैदानी भाग का निर्माण किससे हुआ है? गंगा और उनके सहायक नदी के निक्षेप से हुई है। हम इसको बता के फिर आपको बताते हैं कि ये निक्षेप क्या होता है। ठीक है, अच्छा, ये जो है ये मैदान जो है, इस मैदान को 2 उपवर्गों में बांटा गया है। जो गंगा का जो मैदान है इसको 2 उपवर्गों में बांटा गया है। एक है गंगा का उत्तरी मैदान और दूसरा गंगा का दक्षिणी मैदान। ठीक है, इस गंगा के मैदान को 2 वर्गों में बांट दिया गया है, गंगा का उत्तरी मैदान और गंगा का दक्षिणी मैदान। अब हम इस निक्षेप के बारे में जानते हैं कि निक्षेप क्या होता है, निक्षेप से इसका निर्माण हुआ है, निक्षेप क्या है इसको समझते हैं। आप लोग ध्यान से समझिए निक्षेप क्या होता है। देखिए, नदियाँ जो है जब पहाड़ों से जब बारिश तेज़ होती है पहाड़ों पे, तो वहाँ से जो निकलती है तो अपने साथ ढेर सारा मिट्टी, कंकर, पत्थर ये सब ले आती है। तो वेग जो है उनका उस समय काफ़ी तेज़ होता है, काफ़ी तेज़ गति से मैदानी भागों में जिधर उसकी ढाल होती है उधर की ओर चलती है। अब जब मिट्टी लाती है, कण, मोटे मोटे कण भी पत्थर के ले आते हैं, पत्थर के टुकड़े ले आते हैं, तो क्या होता है धीरे धीरे आगे बढ़ते नदी का चाल धीरे धीरे स्लो हो जाता है, धीमा हो जाता है। अब ये धीमा होने के क्रम में जो इसमें मिट्टी के मोटे कण हैं वो बैठने लग जाते हैं। ठीक है, बैठने लग जाते हैं और एक जगह वो क्या होते हैं, बहुत बड़ा मैदानी क्षेत्र बना लेते हैं। ठीक है, और यही नदी द्वारा जो उस लाए गए मिट्टी को जो कहीं ढेर कर दे या उसको मैदानी भाग बना दे, बहुत सारे एरिया में फैल जाए, तो उसी को हम लोग कहते हैं निक्षेप। अब नदियाँ आई और मिट्टी को एकदम इस क्षेत्र में क्या किया, यहाँ पूरे एकदम विस्तार कर दिया और अपना बगल होकर निकल गया। ठीक है, या नहीं तो मिट्टी को इधर फैला दिया, इस भाग में फैला दिया और इस भाग में फैला दिया। ठीक है, और ये अपना बीच से निकल गया, तो यही सब क्या कहलाएगा, ये जो मिट्टी जो इधर उधर फैला दिया और वो बहुत बड़े क्षेत्र में फैला देता है, तो इसी मिट्टी को कहते हैं निक्षेप। आई होप आप लोग निक्षेप के बारे में समझेंगे। तब तक हम आगे देखते हैं। उसके आगे देखते हैं, आगे है ये है चौर। ठीक है, चौर या मन, चौर या मन कहा किसको जाता है, लिखा है उत्तर बिहार के मैदानी भाग में जलमग्न निम्न भूमि को चौर या मन कहा जाता है। उत्तर बिहार में कुछ ऐसे भूमि है जो जलमग्न यानी कि जल से पूरी तरह से डूब जाते हैं बाढ़ के समय में। तो जो जलमग्न हो जाते हैं या फिर कह लें कि सालों भर जलमग्न ही रहता है, दलदली टाइप का बना रहता है, तो ऐसे भूमि को चौर या मन भूमि कहा जाता है। फिर है उत्तरी गंगा मैदान में गंगा नदी पश्चिम से पूर्व की ओर प्रवाहित होती है। याद रखिएगा, आप लोगों को जैसे इस प्रश्न में कन्फ्यूज हो सकते हैं। अब देखेंगे गंगा नदी उधर से आ रही है या फिर आपको जो लगता हो, ठीक है ना,
मैक्सिमम नदी हमारा उत्तर से दक्षिण की ओर जाता है, ठीक है, जाती है। तो इसमें आप लोग क्लियर रहेंगे कि उत्तरी गंगा मैदान में गंगा नदी पश्चिम से पूर्व की ओर प्रवाहित होती है। इसको नोट कर लेंगे। उसके बाद है गंगा के मैदानी भाग में मैदान में बाढ़ क्षेत्र से बनने वाले विशिष्ट आकृति क्षेत्र दियारा कहलाता है। अब देखो दियारा क्या होता है, जो गंगा नदी में जो बाढ़ आती है, उफान आती है, और उससे जो मिट्टी निकलती है, जो विशिष्ट निकलती है, कचरा निकलते हैं, उससे जो बड़े बड़े क्षेत्र का निर्माण होता है उसे दियारा कहा जाता है। ये गंगा के किनारे अक्सर होता है, ठीक है ना। तो गंगा नदी से अभी जैसे एक बताए थे निक्षेप के बारे में, निक्षेप भी लगभग इसी यही है, दियारा ही है। तो ये क्या होता है कि जो नदियाँ जो है, गंगा नदी खास करके, वो जिस कचरे को लाती है या फिर मिट्टी को लाती है, दलदली वाली मिट्टी को, और उसको एक बड़े क्षेत्र में विस्तार कर देती है, तो ऐसे क्षेत्र को क्या कहा जाता है, दियारा कहा जाता है। आगे है सोन नदी कैमूर के पठार को छोटा नागपुर के पठार से अलग करती है। याद रखिएगा इसको, ये जो सोन नदी है ये कैमूर के पठार और छोटा नागपुर के पठार, इन दोनों को क्या करती है, अलग करती है। कौन सी नदी, सोन नदी। फिर अगला है खड़गपुर पहाड़ी, इसके बारे में अच्छे से जान लीजिए, ये जमुई के क्षेत्र में है। भूतात्विक दृष्टि से अत्यंत प्राचीन, तो ये जो खड़गपुर की पहाड़ी है, अगर इसको भूतात्विक दृष्टि से देखा जाए तो ये बहुत ही पुरानी पठारी है, ठीक है, बहुत ही पुरानी पहाड़ है ये। प्राचीन पहाड़ी कोडरमा पठार के पूर्व में स्थित, पूर्व में मुंगेर जिला एवं दक्षिण में जमुई जिला तक है। तो ये जो खड़गपुर की पहाड़ी है ये एकदम अत्यंत पुरानी भी है, और पूर्व में जो है कहाँ गया, प्राचीन कोडरमा पठार जो है बिहार में, उसके पूर्व में स्थित है, और ये जो है बिहार के मुंगेर जिला एवं दक्षिण में जमुई जिला तक ये फैला हुआ है। आगे है कर्मनाशा, ये दूसरा है। कर्मनाशा गंडक, घाघरा और गंगा नदी उत्तर प्रदेश और बिहार के मध्य सीमा रेखा को निर्धारित करती है। तो उत्तर प्रदेश और बिहार जो है उनके बीच जो सीमा रेखा बना है उसको निर्धारित कौन करती है, ये कर्मनाशा, गंडक, घाघरा और गंगा नदी। तो इसमें जो बिहार के कुछ भौगोलिक क्षेत्र हैं उनके विषय में हम चर्चा किए हैं। अब अगले वीडियो में पार्ट 2 आएगा जो बिहार के भौगोलिक होगा, उसमें हम लोग इससे आगे चीज़ों को समझने का प्रयास करेंगे। इस वीडियो में आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में। धन्यवाद।